हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपकी डिमांड पे लाए हैं जी एक डिमांड वाला चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बच्चों से पूछा मैंने लास्ट लेक्चर में कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है जी नेक्स्ट। उन्होंने कहा जी एग्रीगेट डिमांड करवा दो। तो जी एग्रीगेट डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मार्क्स वेटेज के हिसाब से। 12 नंबर का है, टोटल 3 चैप्टर हैं इस यूनिट में और 12 नंबर पक्के बहुत इजीली। 10 नंबर तो पक्के करवा चुका हूं नेशनल इनकम में। अगर नेशनल इनकम नहीं देखा ना भाई तो जाके उसको पहले नेशनल इनकम देख लो, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना आसान है कि भाई डिमांड कौन नहीं करता भाई, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिमांड करता है। तो यहाँ पे डिमांड से रिलेटेड चैप्टर है तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। 11th क्लास में हम इसका एक छोटा पार्ट पढ़ के आ चुके हैं, डिमांड क्या होती है। अभी हमने वहां पे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम ओवरऑल डिमांड की बात करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करना। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल डिमांड की स्टडी करते हैं, उसे ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो देखो भाई इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है उनको एक बार नजर दौड़ाएं उन पे। तो सबसे पहला आता है हमारा मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स हैं उसको समझना है। डेफिनेशन क्या है उस चीज को हमें यहाँ पे देखना है। एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। 2+3 का मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो 1-2 नंबर की आपको छोटा क्वेश्चन पूछेगा और एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, क्योंकि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा 8th और 9th चैप्टर से। 7th में तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर या 3 नंबर में, तो ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और वही आपके पेपर में आएंगे, ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आने जरूरी है। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, ठीक है जी। कंजप्शन फंक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 तरह के कंजप्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजप्शन, एपीसी एमपीसी बताया जाएगा यहाँ पे। ऐसी सेविंग फंक्शन है उसके 2 टाइप हैं, एपीएस और एमपीएस, उनके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। उनके बीच क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे 2-2 3-3 नंबर के। उससे ज्यादा का मत सोचना भाई, तो ज्यादा सोच आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, बहुत कम समय बचा है। हार्ड वर्क तो कर लिया आपने जितना करना था, आप स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये आपको बताया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे कि हम इनकम कर्व से कंजप्शन और सेविंग कर्व कैसे डिराइव करते हैं। ये वैसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट टोटल ये यूनिट कितने नंबर की है, 12 नंबर की। इस चैप्टर से आने वाला है 2 या 5 नंबर में, ज्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है। एक एक करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर 5 नंबर भी क्लियर होगा और टोटल 12 नंबर आ जाएंगे भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी समझ में आएगा, अदरवाइज छोड़ दो भाई, वीडियो मत पढ़ो। अब लास्ट समय में भी नहीं पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है भाई। एग्रीगेट डिमांड बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। डिमांड क्या होती है, हम किसी भी चीज की विलिंगनेस होते हैं, एबल होते हैं बाई करने के, उसे हम डिमांड कहते हैं। 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आ रखे हैं, डिमांड पूरा एक चैप्टर था। लॉ ऑफ डिमांड याद होगा, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। बट यहां पे अब बात की जा रही है पूरी इकोनॉमी की। तो जब बात पूरी इकोनॉमी की जाएगी तो वहां पे हम ओवरऑल डिमांड या वर्ड एग्रीगेट का यूज करते हैं, टोटल का यूज करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड सबसे पहला हमारा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है। तो एग्रीगेट डिमांड की अगर आप डेफिनेशन देखो तो इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से बताया है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जितने भी सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स आपकी किसी ना किसी चीज को बाय करने की एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड बाय अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब टाइम पीरियड भी होता है ना, एक साल होता है, एक साल में एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसको हम बाय करने की जो विलिंगनेस है, प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे विलिंगनेस तो नहीं शो कर रहा क्योंकि भाई ये एक इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, तो ये प्लानिंग करते हैं। तो भाई प्लानिंग, तो डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ो, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन 1 अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने की प्लानिंग करते हो उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखाना भाई, जरूरी नहीं है ये याद करना है।
बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि ये चीज बतानी है कि एक टाइम पीरियड में, एक साल में एक इकोनॉमी में जो भी आपका इनकम का लेवल है, उस लेवल से जो भी आप प्लानिंग करते हो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने की, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये चीजें आपको कुछ देखो, इकोनॉमिक्स कभी भी ग्रामर चेक नहीं करता, इकोनॉमिक्स चेक करता है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहता है भाई अकाउंटिंग ईयर लिखा है कि नहीं लिखा, इकोनॉमी लिखा है कि नहीं लिखा, आपने बाय करना लिखा है कि नहीं लिखा, और यहां पे ये फाइनल भी नहीं लिखा होगा ना, नंबर कट जाएंगे। हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, क्योंकि गुड्स तो इंटरमीडिएट गुड्स भी है बट उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। ये नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से बताया आपको, ठीक है जी। तो एग्रीगेट डिमांड की आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आती है। अब डिमांड कौन कौन करता है भाई, किसको नहीं पता कि डिमांड कौन करता है? हम करते हैं, आप करते हो, सब करते हैं, तो वही कंपोनेंट्स बन गए। डिमांड के 4 कंपोनेंट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताओ। तो भाई सबसे पहला इसमें होता है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कोई भी इंडिविजुअल बंदा, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन डिमांड कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सकता है। मैं किसी चीज की डिमांड कर रहा हूं, तो मैं पर्सनल, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कुछ भी बोल सकते हो मेरे को। ऐसे ही आप लोग हो, आप भी अपने इंडिविजुअल और पर्सनल डिमांड कर रहे हो, किसी भी चीज की डिमांड कर दी आपने, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन किस पे डिपेंड होता है? आप कंज्यूम करोगे नहीं करोगे, ये किस पे डिपेंड है? सबको पता है जी, इनकम पे डिपेंड है। इनकम होगी तो कंजप्शन करेंगे, इनकम नहीं होगी तो कंजप्शन नहीं करेंगे। कुछ सीखने वाली चीज है इसमें, सबको पता है, बट लैंग्वेज लिखती नहीं है। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैंने कहा कॉन्सेप्ट लिखने बहुत जरूरी है। इसने बोला एक अकाउंटिंग ईयर की बात होगी, यहाँ पे साल की बात होगी, ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दें। अकाउंटिंग ईयर जनरली कंजप्शंस एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब आपने तो सर बोला इनकम से हमारी एक तरह से कंजप्शन डिपेंड करता है, ये डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गया? तो डिस्पोजेबल इनकम कुछ नहीं है भाई। डिस्पोजेबल इनकम सिंपल सी आपकी जो इनकम है उसमें आपने जो टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो आपके इन हैंड इनकम आती है, जो आपके पास बची हुई इनकम है। भाई आप कंपनी में जाओ किसी में, आपको पैकेज तो मिलेगा भाई 35,000 रुपए महीने का, बट इन हैंड आता है 30,000 रुपए, पीएफ वगैरह सब चीज कट कुटा के जितना आया। भाई 35,000 तो आपने बताया कि मेरी 35,000 तनख्वाह है, बट 35,000 कभी आएगी थोड़ी हाथ में, कट के कितना आया? 30,000, वही तो खर्च कर पाओगे। तो वही आपका डिस्पोजेबल इनकम है आफ्टर टैक्स। जितना आपने टैक्स पे करा उससे जो इनकम बची उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे निकालते थे हम डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम। आज के टाइम में बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है जी। नेशनल इनकम में बहुत मुश्किल होता था, अब तो सिर्फ नेशनल इनकम पूछ रहा है, पहले बहुत चीजें पूछता था। कह रहे दैट इज हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा कंजप्शन, जितनी कम इनकम उतना कम कंजप्शन। कोई बताने वाली बात है? सिंपल, सबको पता है डिस्पोजेबल इनकम। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिमांड कौन कर रहा है जी? मैं डिमांड कर रहा हूं। अब मैंने डिमांड करी, मान लो मैंने एक चेयर डिमांड करी। अब एक चेयर अगर मैं अपने घर पे ले आया, एक चेयर मैं अपने घर पे ले आया, तो वो मेरी डिमांड हुई, मेरी कंजप्शन हो गई। मेरे घर पे आप लोग आए मेहमान की तरह, तो मैंने आपको बिठाया। अब वही चेयर अगर मैं अपने सेंटर पे लगा दूं, अपना कोचिंग सेंटर है उसमें लगा दी, वो मेरी क्या कहलाएगी? अब वो कंजप्शन नहीं है। वहां पे मैं ये नहीं कि हाँ भाई आओ आवारागर्दी महफिल बिठाओ मौज मस्ती लो, ये नहीं। वहां पे मैं पढ़ने के लिए बच्चों के लिए चेयर खरीद रहा हूं, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट हुई। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल फॉर्म करना एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है जी। तो वो मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। आप लोग भी अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो आप भी करोगे। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। जितनी भी कैपिटल फॉर्म करोगे, कैपिटल गुड्स परचेज करोगे, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम इसे बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक। अब मेरे पास पहले 50 चेयर थी, मैं 10 चेयर और ले आया, 60 चेयर्स हो गई, तो मेरे स्टॉक में इंक्रीमेंट आया। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज द मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स। अभी अलग अलग चीजें बता रहा है कि भाई मशीन है, बिल्डिंग है। आप मैं चेयर का एग्जांपल बता रहा हूं, तो वो भी एक फिजिकल कैपिटल है, बिल्डिंग भी एक फिजिकल कैपिटल है। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? बहुत ईजी है।
दो आपके कंपोनेंट्स हो गए। मैंने डिप चेयर खरीदी तो वो कंजप्शन कहलाया, मैंने चेयर अगर ट्यूशन सेंटर में रख दी तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब तीसरा देखो जी, थर्ड यहां पे देखो, तीसरा आ जाती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। अब मैंने चेयर खरीदी, मैंने इन्वेस्ट करी, सरकार भी तो खरीद सकती है। सरकार भैया कुर्सी की तो लड़ाई हो रही है वहां पे, चेयर के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करती है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। बट आप देखोगे सरकार कंज्यूम भी करती है और इन्वेस्ट भी करती है। सरकार के सेंटर नहीं चल रहे क्या? सरकार ने आजकल स्किल इंडिया चला रखा है, वहां पे कुर्सियां नहीं चाहिए ना भाई, तो वो भी तो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई। तो सरकार दो तरह से पैसा खर्च करती है, कंजप्शन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो बहुत ही इजी है, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखो कंज्यूमर गुड्स पे भी एक्सपेंडिचर कर रही है और कैपिटल गुड्स पे भी। तो अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है भाई, बहुत सिंपल, कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स पे टू सेटिस्फाई टू कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, इट मींस गवर्नमेंट इनकर्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरकार कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। दोनों एक्सपेंडिचर किसके द्वारा हो रहे हैं भाई? यहाँ पे गवर्नमेंट के। क्लियर? बहुत सिंपल। चौथा, अब देखो जी, चेयर मैंने खरीदी, इन्वेस्ट करी, सरकार ने खरीदी, कंज्यूम करी, इन्वेस्ट करी। अब बाहर वाले भी तो खरीद सकते हैं। हमारी चेयर की डिमांड किसी दूसरे देश ने कर दी तो भाई एक्सपोर्ट हो जाएगी। उनके देश की गुड्स हम मंगा लें तो इंपोर्ट होता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो नेट एक्सपोर्ट क्या है जी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। तो देखो सबसे पहले इस टॉपिक में आपको एक्सपोर्ट को डिफाइन किया गया है, फिर इंपोर्ट को डिफाइन किया है। तो एक्सपोर्ट इंडिकेट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कोई हमारी गुड्स की डिमांड कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और हमारी कंट्री में पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गुड्स की डिमांड हो रही है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपको मैंने नेट एक्सपोर्ट निकालना नेशनल इनकम में सिखाया है ना, तो यहां पे आप देखो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से हमारा क्या आ जाता है? वही चीज। अब देखो यहां पे कुछ नहीं है, आपको मैं अगर लास्ट वीडियो याद दिलाऊं ना, तो लास्ट वीडियो में हमने जो चीज कैलकुलेट करी थी, नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी एक्सपेंडिचर मेथड से, तो वहां पे जीडीपी एट एमपी निकला था। तो जीडीपी एट एमपी में सबसे पहले हमने देखा था क्या? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये चार चीजें जो अभी चारों बताए ना, यही है वो। तो वहां का याद किया हुआ यहां पे भी काम आ जाएगा, ये याद रखना। या ऐसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि आप एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करो, तो यही 4 पॉइंट वहां पे एक्सप्लेन कर दो कि ये जीडीपी निकल चुकी है। भाई पैसा खर्च किया पर्सनल बंदे ने, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट और गवर्नमेंट ने दोनों ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने खरीदा वो नेट एक्सपोर्ट। ये चारों जीडीपी एट एमपी निकालने में यूजफुल होते हैं। ठीक है जी, एकदम बेसिक से आपको मैंने वहां पे भी समझाया था, यहां पे भी एकदम थ्योरी टाइप में उसको समझा दिया है। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट्स है, आप इजीली लिख सकते हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली, और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा बहुत अच्छे से खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसको एक फॉर्मूले के तौर पे अगर हम देखें, तो फॉर्मूले के तौर पे अगर मैं आपको यहां पे लिख दूं AD इक्वल्स टू एज अ फॉर्मूला, AD इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला बन जाएगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया भाई? वही आपकी नेशनल इनकम के तरह एडी आ जाएगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। बट ये जीडीपी एट एमपी है मार्केट प्राइस पे, वो नेशनल इनकम है, वो फैक्टर कॉस्ट पे आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस वहां पे बता रखा है। तो कह रहा है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में कैसा रिलेशन बता रहा है? पॉजिटिव। अभी तो बताया, जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतना ज्यादा कंजप्शन, जितनी कम इनकम उतना कम एक्सपेंडिचर। कहता है दैट मींस इंक्रीज इन द इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। उल्टा कर लो, इनकम बढ़ने पे कंजप्शन बढ़ता है। तो कहता है एक कंजप्शन कर्व बना के दिखा दो जी, इतना ही आसान है तो बना देंगे भाई, x0y। अब देखो ध्यान से समझना चीजों को, जीरो लेवल पे यहां पे आप x एक्सिस पे दिखा रहे हो इनकम को, ये डायग्राम बना लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम कर्व हमने यहां पे दिखा दिया, इधर हम कंजप्शन दिखा देते हैं। इनकम दिखा दिया, कंजप्शन दिखा दिया जी इधर। अब जब हमारी इनकम जीरो होती है
क्या हम तब कंज्यूम करते हैं नहीं करते? आप खुद सोचो। अभी आप पैसा कमा रहे हो नहीं ना? क्या आप यहाँ पे कंजप्शन करते हो कि नहीं करते? आप गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना भाई, सबको पता है हम कंजप्शन कर रहे हैं। यानी जीरो इनकम लेवल पे भी हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, और जो जीरो इनकम लेवल पे आपने कंज्यूम किया तो ये कभी भी कंजप्शन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा भाई। जीरो से कंजप्शन कभी भी स्टार्ट नहीं होता। यानी कंजप्शन आप कुछ ना कुछ करोगे, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, बट इनकम जब जीरो हो तब भी जो कंजप्शन किया जाता है उससे बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। जीरो इनकम लेवल पे जो कंजप्शन होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाता है, और जो इनकम के बढ़ने के साथ कंजप्शन बढ़ता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन। यानी आपकी इनकम के लेवल के साथ जो कंजप्शन बढ़ा वो इंड्यूस्ड कंजप्शन, और जो जीरो इनकम लेवल पे कंजप्शन किया जाता है इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो अभी मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा ऑटोनॉमस कंजप्शन की डेफिनेशन, वैसे सब चीज़ है आगे, ठीक है जी। अभी आप यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे कंजप्शन। जीरो इनकम पे जो कंजप्शन किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्लियर? आगे बढ़े। अब इसी चीज को मैं आगे आपको डेफिनेशन में दिखाता हूं। ऑटोनॉमस कंजप्शन, ये है जी हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस द कंजप्शन दैट अकर्स एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। अब ये कंजप्शन तो भाई करना ही करना पड़ रहा है। तुम्हारी इनकम चाहे कुछ ना हो भाई, सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ना, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। ये तो नहीं है तुम अब जंगली जैसा आदि मानव होते थे पत्ते लगा के घूमोगे, है कि नहीं भाई? तो कहता है तो इट इज सच कंजप्शन दैट पीपल हैव टू डू टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए आपको ये कंजप्शन करना पड़ता है, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ आ गया कंजप्शन कर्व कैसा होता है। तो जीरो इनकम लेवल पे कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, और इनकम के बढ़ने के साथ कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है जी। अगला कहता है ड्रॉ एन इन्वेस्टमेंट कर्व। वैसे आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, बट अभी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ करना है अभी, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो देखो जी, यहां पे हम ना इन्वेस्टमेंट कर्व को, ये जीरो लेवल, सॉरी ये इनकम का लेवल है और ये इन्वेस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मानेंगे। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट भी होती है, इनकम के लेवल के साथ सेम भी रहती है, और इनकम के लेवल के साथ बढ़ती भी रहती है। दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक आपको सेम रखनी पड़ती है और एक इनकम के लेवल के साथ बढ़ती है। कि मान लो सरकार ने कहा कि भाई मैं अपने देश के बच्चों के लिए एजुकेशन पे इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो फिक्स कर दिया उसने, एक फिक्स अमाउंट बता दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, ये लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए, समाज में कल्याण करने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दिया। बट जो प्रॉफिट मोटिव के लिए इन्वेस्टमेंट होता है उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये फिक्स रहेगा। अब हमारे सिलेबस में हमें एग्रीगेट डिमांड के मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहां पे आपको एक चीज और समझनी है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ AD इक्वल्स टू C प्लस I है, G और X माइनस M हमारे सिलेबस में नहीं है। आपके लिए आसानी के लिए इन्होंने 4 सेक्टर को खत्म कर दिया। मैंने आपको ये चीज नेशनल इनकम में भी बताया था, जब 4 सेक्टर इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा था वहां पे, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी हमारे सिलेबस में है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर नहीं है। तो यहां पे C प्लस I एग्रीगेट डिमांड को निकालने के लिए आपको चाहिए C और I। तो यहां पे C में तो चेंजेस दिखाएंगे हम, बट I को हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी आसानी बनाने के लिए यार, कि आप लोग परेशान ना हो, बोलो यार C तो निकाल ही रहे हैं, I भी निकालेंगे तो हमारा पता नहीं क्या निकल जाए। ठीक है जी, समझ रहे बात को? तो I को हम क्या मानते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट पैरेलल टू दी X एक्सिस, यानी इनकम चाहे जो मर्जी हो I सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। इसे हम कहते हैं भैया एक इन्वेस्टमेंट कर्व। द इन्वेस्टमेंट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। द रीजन इज दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज ऑलवेज कांस्टेंट एट द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं कि भाई हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बट लॉन्ग टर्म में या वैसे भी इन्वेस्टमेंट में चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट को क्या माना है, यहाँ पे कांस्टेंट माना है। ठीक है जी, अगला आता है ड्रॉ अ एग्रीगेट डिमांड कर्व। एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाकर दिखाओ जी। अब हमें C भी पता चल गया, हमें I भी पता चल गया, क्योंकि हमारा AD इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस I। तो अब हम यहां पे जल्दी से
एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे। अब देखो आई हमारा कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, मान लो इसी पॉइंट से हम सी को भी ले लें ऊपर, तो सी ये हो गया हमारा कंजप्शन कर्व। जो जीरो इनकम लेवल पे कंजप्शन किया जाता है उसे बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। स्मॉल सी के ऊपर इसको बेसिकली बार के उससे दिखाया जाता है, इसका इंडिकेटर है या सिंबल आप बोल सकते हो। अब देखो सी में आई को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है एग्रीगेट डिमांड, एडी आ गया हमारा। अब आप देखोगे एडी और सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कौन है? आई है। इनके बीच का डिफरेंस आई होने की वजह से ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल। 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा कि एडी एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन का पैरेलल क्यों होते हैं 2 नंबर में। आपको आंसर ही नहीं पता होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। शॉर्ट टर्म में ये हमेशा फिक्स रहता है। हमारी आसानी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिख लो, यहाँ पे इनकम आउटपुट जो भी चीज़ आपको लिखनी है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम होती है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब यहाँ नीचे आएगा। और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ये है ऑटोनॉमस कंजप्शन, जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं हम, और सी में आई को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाता है? एग्रीगेट डिमांड। आप यहाँ पे लिख सकते हो सी प्लस आई। ये डायग्राम आप बना लोगे, एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम क्लियर। एग्रीगेट डिमांड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हमें, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? एडी को निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत, सी प्लस आई। सी इनकम के लेवल के साथ बढ़ता है, बट आई क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखो जी, बना लो आप डायग्राम आराम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है वही जो मैं समझा चुका हूँ। व्हाई इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजप्शन कर्व पैरेलल टू ईच अदर? एक दूसरे के पैरेलल क्यों है? तो भैया आंसर ये रहा आपका, क्योंकि द इन्वेस्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? एडी और सी के बीच का डिफरेंस कौन है? इन्वेस्टमेंट। और ये क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी? तो कहता है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट विद ईच लेवल ऑफ इनकम, सो बोथ एडी एंड कंजप्शन का पैरेलल टू दी ईच अदर। मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट है और वो पैरेलल रहता है। अपनी लैंग्वेज में लिखाना कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कॉन्सेप्ट से मतलब है भाई। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एडी और सी के बीच का डिफरेंस आई है, और वो क्यों रहता है कांस्टेंट? शॉर्ट टर्म में। क्यों? आसानी के लिए, ठीक है जी? वैसे चेंज हो सकता है, आगे बताऊंगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन में। अब आते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई कर। एग्रीगेट सप्लाई कर कुछ नहीं है जी, आप नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। जैसे हमने कंज्यूम किया वो एक्सपेंडिचर मेथड था, हमने प्रोड्यूस किया वो वैल्यू एडेड मेथड था। अब प्रोडक्शन किया तो उसको बेचने से जो इनकम हुई, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेशनल इनकम। तो कुछ नहीं है, नेशनल इनकम वाली डेफिनेशन है कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू। किसकी मनी वैल्यू? ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स कौन होते हैं ये भी हमने अच्छे से देखा नेशनल इनकम में। ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड, इट इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है जी? नेशनल इनकम के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत ही सिंपल, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे नेशनल इनकम है, किसकी डेफिनेशन? एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन आप किसको लिख सकते हो? नेशनल इनकम को। तो जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम या एग्रीगेट सप्लाई। किसके द्वारा? बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और एक टाइम पीरियड आपको पता है 1 अकाउंटिंग ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है? अब कहता है एज अ फॉर्मूला कि एग्रीगेट सप्लाई, अब देखो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू होता है एएस इक्वल्स टू होता है वाई। एएस इक्वल्स टू वाई क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, और इनकम का एक पार्ट हमारा कंज्यूम होता है और एक पार्ट हमारा सेव होता है, इसलिए इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं सी प्लस एस। कंजप्शन इनकम का ही पार्ट है, सेविंग इनकम का ही पार्ट है। तो एएस इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एएस इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको कहीं जगह पे एएस इक्वल्स टू वाई भी यूज करते हैं और कहीं पे एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस भी यूज किया जाएगा। तो फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं। अभी तक मैं दूसरा फॉर्मूला करा रहा हूं, अभी एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई और एएस इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। 2 फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है जी? तो बढ़े आगे। अब क्या कहता है कि एक एग्रीगेट सप्लाई कर बना करके दिखाओ, तो बना देंगे जी। एस अभी सेविंग कर रहा है हमारा, वो आगे करेंगे। अभी पहले एक बार यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर बना करके दिखा देते हैं एएस। तो देखो जी एएस कुछ नहीं होता, ये बीचों बीच एक लाइन खींच दो, ये एएस बन गया। ये एएस दिखाता है भाई कि जितना आपकी इनकम है, जितना आपकी इकोनॉमी में आपकी इनकम है, उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होता है। एग्रीगेट
एस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। देखो इनकम का एक पार्ट कंज्यूम होता है और एक पार्ट सेव होता है। जितना आपकी इनकम होगी उतना ही तो कंजप्शन और सेव करोगे ना भाई। तो दोनों को इक्वल दिखाने के लिए इसको हम 45 डिग्री की लाइन से डिनोट यहाँ पे करते हैं। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, क्योंकि इकोनॉमी में जितना इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होता है, एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है जी, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो कहता है द एएस कर्व इज ऑलवेज शोज बाय 45 डिग्री लाइन। द रीजन इज दैट इट इज बेस्ड on the assumptions that the total income and total expenditure are always equal in the economy। जितना हमने पैसा कमाया उतना खर्च होगा, ठीक है भाई। दोनों C प्लस एस आपका एग्रीगेट सप्लाई के तौर पे देखा जा रहा है। इनकम का ही वो पार्ट है कि जितना आप कमाओगे उतना खर्च करोगे, चाहे उसमें से बचाओगे, बट वो C प्लस एस आपकी सप्लाई का पार्ट होता है, इनकम का ही पार्ट होता है, आपकी सेविंग भी, ठीक है। आपने सेविंग करी वो भी तो कहीं ना कहीं खर्च होगा, आगे किसी ने लोन पे लिया उस पैसे को, तो बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, आपको अभी बेसिक से समझना है। एएस कर्व 45 डिग्री की लाइन से डिनोट किया जाता है। एग्रीगेट सप्लाई खत्म, आपको डेफिनेशन पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, ये डायग्राम लेगा, 2 नंबर में से ज्यादा और क्या बच्चे की जान लेगा क्या वो नहीं, इतना ही आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी पूरा क्लियर है। अब कहता है ड्रॉ अ सेविंग कर्व, एक सेविंग कर्व बना करके दिखाओ। तो बना देंगे जी। सेविंग कर्व बनाने में क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, x0 y सेविंग कर्व बना दो जी। तो सेविंग कर्व आपको हमेशा पता है नेगेटिव से स्टार्ट होता है। क्यों नेगेटिव से स्टार्ट होगा भाई, ये वैसे डेरिवेशन का पार्ट है, बट अभी जब मैं एक सेविंग कर्व ड्राइव कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो इनकम लेवल पे आपने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया था। अब वो कंज्यूम कहां से किया, या तो अपने माँ बापों की रहमो कर्मों पे, या उधार लोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना भाई, जीना है तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे में जीरो इनकम लेवल पे जो कंजप्शन किया था उससे सेविंग आपकी नेगेटिव में चली जाती है, जिसे हम कहते हैं डिस सेविंग। इनकम के बढ़ने के साथ कंजप्शन बढ़ रहा है, बट उतना नहीं बढ़ेगा, जितना आपकी इनकम बढ़ती है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता। ऐसे में हमारी सेविंग धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों नहीं है, इनकम के बढ़ने के साथ कंजप्शन तो बढ़ता है बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता। कभी भी आप देखोगे भाई, जब मेरे पास पैसा नहीं था तो तब मेरे को ये था कि हाँ भाई मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज है सब कुछ, तो आज मैं अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट क्या करता हूं, सेव करता हूं। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है जी, कि इनकम के बढ़ने के साथ वो अपनी सेविंग को बढ़ानी शुरू कर देता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पे सेविंग इक्वल्स टू हो जाती है हमारी जीरो। अभी मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा आगे आपको, ठीक है जी, इनकम कर्व से कंजप्शन कर्व और सेविंग कर्व, ठीक है। और फिर बाद में आपकी सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आपको अगर सेविंग कर्व ड्रॉ करने के लिए आए तो ये डायग्राम आपको बना देना। इधर लिख दो भाई सेविंग, ठीक है, और इधर आप लिख लो इनकम, जो भी है आपका आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, जो भी लिखना है एक्स एक्सिस में, और इधर आएगा सेविंग, ठीक है जी। तो ड्रॉ अ सेविंग कर्व, आपका सेविंग कर्व बन गया। इनिशियली द सेविंग इज नेगेटिव बिकॉज व्हेन अ पर्सन नॉट वर्क ही इधर बोरो और कंज्यूम ओल्ड सेविंग, मतलब या तो कर्जा लेता है या कहीं पुराने पैसा बचा होगा उससे खाएगा, तो सेविंग डिस सेविंग में चली जाती है, ठीक है जी, माइनस में चली जाती है। फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे अब ये ए पॉइंट पे नाम दे रखा है तो इसका नाम दे दो ए पॉइंट, तो सेविंग इक्वल्स टू क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे, जीरो हो जाती है। आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके इजीली इस चीजें समझ सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं, कुछ नहीं है जी, x0 y, ये इनकम कर्व है, ये कंजप्शन कर्व है, जहां पे इनकम कर्व और कंजप्शन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसे हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी। कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, अगर इसमें कुछ नाम दे नहीं रखा तो आप इसको नाम दे दो ए, जहां पे इनकम इक्वल्स टू हो जाए किसके, कंजप्शन के। जितना आप पैसा कमा रहे हो उतना ही आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन जहां पे होता है y इक्वल्स टू c, वहां पे हम बोलते हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट। और इसकी 2 कंडीशन है भैया, जहां पे इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन होता है, दोनों इक्वल होते हैं, वहीं पे हमारी सेविंग क्या होती है, जीरो होती है। जितना मैं कमा रहा हूं उतना ही खर्च कर रहा हूं, तो सेविंग क्या हुई, जीरो, ठीक है जी। तो 2 कंडीशन है यहाँ पे, 2 टर्म्स बता रखी हैं, इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन है, सेविंग इक्वल्स टू जीरो। आपसे क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसकी टर्म्स बताइए। तो जहां पे इनकम और कंजप्शन बराबर होता है और सेविंग इक्वल्स टू जीरो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। y इक्वल्स टू c होना चाहिए, s इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। डायग्राम बना करके दिखा देना,
इनकम कर्व, कंजप्शन कर्व, जहां पे इंटरसेक्ट करे ब्रेक इवन पॉइंट। कोई दिक्कत? क्लियर। आगे बढ़े अगले बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजप्शन फंक्शन आ चुका है। कंजप्शन फंक्शन क्या फंक्शन होता है जी? तो हमने देखा है एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशन होगा, फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन। तो इनकम और कंजप्शन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है कि भाई इनकम का ही तो फंक्शन है कि कंजप्शन करते हैं, जब इनकम होगी तभी तो कंज्यूम करोगे, तो इनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया जिसे हम कंजप्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम, या इनकम भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। नेशनल इनकम और कंजप्शन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है, डेफिनेशन लिखाओगे, बहुत इजी है कंजप्शन फंक्शन। अब देखो यहाँ पे C इक्वल्स टू FY। अब ये फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके? इनकम और कंजप्शन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है उसे कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। इसकी एक इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन है C इक्वल्स टू होता है भैया हमारा स्मॉल f और by। स्मॉल सी का मतलब होता है अल्फा भी बोलते हैं, कहीं जगह पे आपको अल्फा मिलेगा, कहीं पे स्मॉल सी के ऊपर बार मिलेगा, इसे बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोला जाता है इसे? ऑटोनॉमस कंजप्शन। अल्फा को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये है स्मॉल बी, या इसको बीटा भी लिखा जाता है कहीं जगह पे। तो बीटा का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस रह गया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है जी। तो आपका बीटा हो गया। वाई का मतलब क्या है? यहाँ पे वाई का मतलब है आपकी इनकम के लेवल से, कि किस लेवल की इनकम है आपकी, वो आपका इनकम को शो करता है। वाई डिनोट करता है इनकम, आई नहीं। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कुछ बच्चों को लगता है आई का मतलब होता होगा इनकम, नहीं, वाई, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन के दो टाइप है, दो लेवल पे हम कंजप्शन करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक इकोनॉमी के लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो हम कंजप्शन करते हैं उसे हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और पूरी इकोनॉमी के लेवल पे कंजप्शन करते हैं उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले एपीसी। एपीसी इज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब देखो हम इनकम का ही तो एक पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो एपीसी क्या है? एपीसी क्या है? कंजप्शन और इनकम का प्रोपोर्शनल रिलेशन। प्रोपोर्शन में यानी हमें C डिवाइडेड बाय Y करना है, उसका प्रोपोर्शन निकल आएगा। तो कंजप्शन और इनकम का प्रोपोर्शनल क्या कहलाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इनकम का आप कितना पार्ट कंज्यूम करते हो उसे हम बोलते हैं एपीसी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मैं एपीसी का फॉर्मूला तो मैंने लिखवा ही दिया आपको। एपीसी इक्वल्स टू होता है भाई हमारा, एपीसी इक्वल्स टू होता है C अपॉन में Y। तो आपको एपीसी निकालना भी सिखा देता हूँ। ये इनकम का लेवल है, ये आपका कंजप्शन है, आपको बोल रहा है एपीसी निकाल के दिखाओ। तो क्या करना है जी? कुछ नहीं, इनकम के लेवल ले लो अलग अलग, 100, 200, 300। कंजप्शन है भाई 50, आपका 100, और ये हो गया आपका 300, ठीक है जी। ये आपके कंजप्शन हो गए। अब आपको क्या करना है? C अपॉन में Y, 50 बटे 100 कितना आएगा जी? 0.5। 100 बटे 200, 100 डिवाइडेड बाई 200 करोगे तो कितना आएगा? 0.5। 300 बटे 300, 300 बटे 300 कितना हो गया जी? 1 हो गया। तो एपीसी की वैल्यू देख रहे हो, नोट कर लो इसको, आगे काम आएगा। अभी मैं इनके बीच में जब रिलेट करूंगा ना चीजों को, तब वहां पे आप देखोगे एपीसी को कैसे फाइंड किया जाता है? C अपॉन में Y। कंजप्शन और इनकम के प्रोपोर्शन को बोला जाता है एपीसी। तो देखो एपीसी आपका, आप कभी जीरो कंज्यूम कर सकते हो? एक बार बताओ, आप कभी जीरो कंज्यूम कर सकते हो? नहीं ना, तो जीरो से कुछ ऊपर ही होगा, ठीक है जी। बट आप जितनी इनकम है उतना भी कंज्यूम कर सकते हो। एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी इनकम से भी ज्यादा कंज्यूम कर सकता है। मैंने आपको कंजप्शन फंक्शन में दिखाया था, कंजप्शन कर्व बना करके जब दिखाया था, वो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है जी। जीरो इनकम लेवल पे भी जो कंजप्शन किया जाता है उसे ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। यानी एपीसी की वैल्यू 1 से भी ज्यादा हो सकती है। कब? जब आप अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम करो, और वो कब होगा? जब आप डिस सेविंग करोगे। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि क्या एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? तो आपका आंसर होगा पहले यस और नो में 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर यस तो क्यों होती है भाई? एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? मान लो कंजप्शन कर रहे हो 2, इनकम है 1, तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है। एपीसी इज मोर देन 1।
कब? जब आप अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम करो, और वो करना पड़ता है कब? जब हमारी इनकम कम होती है। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एपीसी, एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम। देखो एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है आपका, पहले उससे पहले मैं आपको ये वाला समझा देता हूं। कहता है एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भाई? एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया कि भाई कोई इंसान कभी कंज्यूम करेगा जीरो? बिल्कुल नहीं, जीरो एपीसी कभी नहीं होगा। इंसान को जीने के लिए कंजप्शन करना ही करना पड़ता है। ठीक है जी। तो जीरो कंजप्शन नहीं होगा। कहता है एपीसी कैन नेवर बी जीरो ओनली व्हेन कंजप्शन बिकम्स जीरो, हाउएवर कंजप्शन इज नेवर जीरो एट एनी लेवल ऑफ इनकम, इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। मतलब इनकम जब जीरो भी हो ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। तो एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है। कब? जब हम डिस सेविंग करते हैं। ठीक है जी। जब हम अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपको यहां पे बन सकता है, एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम के बढ़ने के साथ एपीसी कम होता जाता है। अब आप देखोगे कि इनकम जब बढ़ रही है, इनकम जब बढ़ रही है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनकम कर्व कंजप्शन कर्व को भी ऊपर निकल जाता है, उससे एक्सिस कर देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी एक नेचर होती है, प्रवृत्ति होती है हमारा बेसिकली ये, कि हम जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। एक टाइम के बाद जब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम अपनी इनकम से कंजप्शन से ज्यादा हम अपनी सेविंग करने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो एक प्रोपोर्शन है, इनकम में बढ़ने से कंजप्शन में उतना चेंज नहीं आता, कंजप्शन हम कम बढ़ाते हैं। ठीक है। तो कहता है एपीसी फॉल्स कंटिन्यूअस विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो इनकम के बढ़ने के साथ कंजप्शन डिक्रीज होता रहता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तीन चीजें आपको यहाँ पे बेसिकली याद रखनी है कि एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, एपीसी इक्वल्स टू नेवर बी जीरो। ठीक है भाई, कभी जीरो नहीं हो सकता। एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है। कब? जब आपकी सेविंग नेगेटिव में हो। तीसरी चीज आपको जो यहां पे याद रखनी है कि इनकम के बढ़ने पे कंजप्शन तो बढ़ता है बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता। इनकम में ज्यादा चेंज होता है बट कंजप्शन में चेंज कम होता है। हम अपनी सेविंग बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये हो गया आपका एपीसी पूरी अच्छी तरह से खत्म, क्लियर। अब आते हैं हम पूरी इकोनॉमी के कंजप्शन पे। तो पूरी इकोनॉमी के कंजप्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? यहाँ पे चेंज इन इनकम। तो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है आपका चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, यानी इनकम में चेंज आने से कंजप्शन में कितना चेंज आता है उसके प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है यहाँ पे? एमपीसी। तो देखो द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम इन द इकोनॉमी इज नोन एज एमपीसी। ठीक है। तो एमपीसी को कैसे निकाला जाता है? ये फॉर्मूला आपके सामने है ही। अब क्वेश्चन कर लेंगे दोबारा से। तो हम इनकम का लेवल देखते हैं, कंजप्शन देखते हैं। तो ये मान लो 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये आपका 80 है, ये आपके 150 है, ये आपका 200 हो गया। आपका क्वेश्चन बनकर के तैयार। आपसे कह रहा है एमपीसी निकालो जी। एमपीसी निकाल देंगे। क्या करना है? कितने का चेंज आया? अब जीरो से उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। एमपीसी पहले पॉइंट पे कुछ नहीं होता क्योंकि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो आप निकालोगे कैसे? तो यहां पे आपका कुछ नहीं है। अब देखो कितने का चेंज आया। 80 से 150 हुआ, 70 का चेंज आया। 100 से 200 हुआ, कितने का चेंज आया? 100 का। आंसर आ गया एमपीसी 0.7। 0.7 आपका एमपीसी हो गया। 150 से 200 हुआ, कितना आया जी? 50। 200 से 300 हुआ, कितना आया जी? 100। 0.5। ठीक है। तो एमपीसी की वैल्यू निकालने के लिए जितना चेंज आया है 80 से 150 में कितना चेंज आया? 70 का। 100 से 200 में कितने का चेंज आया? 100 का। तो 70 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 0.7। ठीक है। तो एमपीसी को निकालने के लिए चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई किया जाता है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप समझ लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1। हमने कहा एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है बट एमपीसी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचो, क्या एक बंदा अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर सकता है? हाँ कर सकता है। बट पूरी इकोनॉमी क्या अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर सकती है? बिल्कुल नहीं भाई। इकोनॉमी में भाई कोई तो ढंग का बंदा होगा, सारे ऐसे थोड़ी बैठे होंगे।
तो कोई ना कोई तो सेविंग कर लेगा। अब जब कोई सेविंग कर लेगा तो आपकी जो इकोनॉमी में सेविंग हो जाएगी थोड़ी सी, तो इससे आपकी सेविंग पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो एमपीसी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमी में कोई ना कोई सेविंग कर लेता है। ठीक है जी, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर 2 नंबर में कि क्या एमपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे एपीसी और एमपीसी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। तो एपीसी और एमपीसी में आपको पहले पता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे बताता है, एक पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बता रहा है। तो यहां से सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। तो एपीसी में क्या होगा, कंजप्शन और इनकम के प्रोपोर्शनल रिलेशन को, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम के प्रोपोर्शनल रिलेशन को, दोनों की डेफिनेशन लिख लो। जो अभी पीछे पढ़ाई, यहाँ पे पढ़ाई, दोनों की डेफिनेशन लिख ली, दोनों का फॉर्मूला लिख लिया, सी अपॉन में वाई, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन नहीं आ रहा था, ऐसे वाला चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई हो गया। अब इट शोज द पर कैपिटा लेवल ऑफ कंजप्शन इन द इकोनॉमी, ये पर पर्सन की कंजप्शन को शो करता है, बट यहां पे होल इकोनॉमी के कंजप्शन को दिखा रखा है। तो इट शोज द होल कंजप्शन लेवल ऑफ, ठीक है जी, होल इकोनॉमी के कंजप्शन के लेवल को शो करता है। ये इंडिविजुअल एपीसी एवरेज है, ये मार्जिनल है। ठीक है जी, पूरी इकोनॉमी के। एपीसी कैन बी मोर देन वन as long as consumption is more than national income, that is till the break even point। तो हमने देखा था जब तक आपका कंजप्शन इनकम से ज्यादा होता है तब तक एपीसी मोर देन 1 होता है। एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, बट एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1, एज चेंज इन कंजप्शन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम, मतलब इनकम से ज्यादा आप कभी कंज्यूम नहीं कर सकते पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। ठीक है, तो कोई ना कोई वहां पे सेविंग कर लेगा। तो ये 4 डिफरेंस है, और चारों डिफरेंस मैंने आपको बेसिक उनकी जो डेफिनेशन है, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी जो आपके फॉर्मूले हैं वहीं पे क्लियर करवा दिए थे। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो समझ आ गया तो डिफरेंस आप इजीली कर लोगे। डेफिनेशन, फॉर्मूला और इंडिविजुअल और पूरी इकोनॉमी के लेवल को शो करता है। ठीक है, अब हमने स्टडी करी कंजप्शन की, अब ऐसी आती है सेविंग। तो सेविंग फंक्शन आ गया आपका। तो देखो, प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन वही है, रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इनकम का हमने कहा एक पार्ट कंज्यूम होता है तो एक पार्ट सेव भी तो होता है। तो सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है उसे सेविंग फंक्शन कहते हैं। सेम जो कंजप्शन फंक्शन में किया वही सबको सेविंग फंक्शन में कर देंगे। कहता है एज अ इक्वेशन, यहाँ पे s इक्वल्स टू हो जाता है हमारा माइनस अल्फा प्लस आपका बीटा वाई। अब अल्फा की जगह मैंने स्मॉल सी लिख दिया, कहीं बुक में स्मॉल सी के ऊपर बार होता है और कहीं अल्फा होता है, तो आप दोनों चीज समझ लेना। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ये माइनस क्यों आ गया। माइनस इसलिए आया बच्चों, आपको पता है कि स्टार्टिंग में जीरो इनकम लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, उससे सेविंग डिससेविंग में चली जाती है। इसलिए इस ऑटोनॉमस कंजप्शन को हम यहाँ पे क्या रखते हैं, नेगेटिव में रखते हैं। बस ये डिफरेंस है। वहां पे सी आपका सीधा था अल्फा प्लस बीटा वाई, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई हो गया, जहां पे अल्फा का मतलब है ऑटोनॉमस कंजप्शन और बीटा यानी स्मॉल बी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वहां पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था क्योंकि वो कंजप्शन फंक्शन था, यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या आ गया, सेव आ गया। और वाई का मतलब आपको पता ही है इनकम। कोई दिक्कत, यहां तक पूरा क्लियर। इसके भी 2 पार्ट हैं, एपीसी, एपीएस और एमपीएस। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी सेविंग और इनकम के प्रोपोर्शन रिलेशन को क्या कहते हैं, एपीएस। एपीसी में भी यही पढ़ा, एपीएस में भी यही, बस सी की जगह क्या यूज कर रहे हैं, एस। सेविंग और इनकम के प्रोपोर्शन रिलेशन को एपीएस बोला जाता है और चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के प्रोपोर्शन रिलेशन को एमपीएस बोला जाएगा। तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत आसान सी चीज है। तो देखो एपीएस इक्वल्स टू हो गया एस अपॉन में वाई। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे एस अपॉन में वाई रख दिया हमने, तो अगर मैं इनकम और यहाँ पे कंजप्शन और यहाँ पे सेविंग और यहाँ एपीएस रखूं, तो यहाँ पे देखो जी इनकम का लेवल 100, 200, 300 हो गया। अब देखो जी यहाँ पे आपकी अगर कंजप्शन है 50, यहाँ पे हो गया अभी आपका 200, 200 नहीं, इसको मान लो 50, 100 और ये था हमारा 300 शायद, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देखो जब हमारी इनकम देखो 50 है, कंजप्शन 50 है और इनकम 100 है, तो सेविंग कितना आएगा आपका, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
50 आ जाएगा। ठीक है, 200 में से 100 को माइनस करोगे तो कितना आएगा जी 100 आ जाएगा। 300 में से 300 को माइनस करोगे तो जी कितना आएगा 0 आ गया। ठीक है, तो एपीएस निकालने के लिए आपको क्या करना है s अपॉन में y, s अपॉन में y कर देंगे तो देखोगे आपकी हमने एक चीज देखी 50/100, 50/100 कितना आएगा 0.5, 100/200 सेविंग है 100, इनकम है 200, 100/200 कितना आएगा 0.5 और 0/300, 0/300 कितना आएगा जी हमारा 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे आप चीज़ देख रहे होगे, जब मैंने एपीसी निकाला था तो पहले पे 0.5 आया था, दूसरे पे 0.5 आया था, तीसरे पे 1 आया था। तो एक रिलेशन बन गया, क्या रिलेशन कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू होता है आपका 1। इनकम जितनी कंज्यूम कर रहे हो उतना ही सेव कर रहे हो, दोनों इक्वल्स टू किसके हैं 1 के, यानी इनकम का एक पार्ट कंज्यूम होता है एक पार्ट सेव होता है। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ये एपीसी वाला हो गया। ठीक है जी, कहता है एपीसी कैन बी नेगेटिव, एपीसी नेगेटिव में जा सकता है कब, जब आपका जो कंजप्शन है वो इनकम से ज्यादा हो, उस टाइम पे आपकी सेविंग नेगेटिव में जा सकती है। तो एपीसी कैन बी नेगेटिव। बट एमपीएस के बारे में भी देख लो भाई, जैसे हमने एपीएस देखा वैसे ही अब एमपीएस को भी समझ लो। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन नेशनल इनकम, यानी आपका चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का जो प्रोपोर्शन रिलेशन है उससे हम क्या कहते हैं एमपीएस। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। कोई दिक्कत, यही सेम चीज हमने उसमें भी पढ़ी। ठीक है, अब यहां पे भी आप निकाल करके देख लो, इनकम दे रखा है, कंजप्शन दे रखी है, सेविंग दे रखा है 100, 200 और 300। ठीक है जी, तो यहां पे हमने लिया था 50, ये था हमारा कितना था 150 और ये 200 मान लो। ठीक है भाई, कुछ भी चेंजेस आप मान सकते हो जो भी निकालना है। ठीक है जी, सेविंग आप निकाल लो कितना आएगा 50, 50 और 100। ठीक है, आपको एमपीएस निकालना है। एमपीएस निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब आप ये तो पता चल रहा है ना सेविंग कैसे निकल रहा है, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर रहे हैं तो सेविंग आ रहा है, बहुत इजी है। 100 पहला वाला तो एमपीएस कुछ नहीं होगा क्योंकि उससे ऊपर कुछ है नहीं, चेंज का पता नहीं लगा पाएंगे। कितने का चेंज आया जी, कुछ भी चेंज नहीं आया, 0, 0/100 कितना आएगा एमपीएस, सेविंग आपकी 0 हो गई। कितने का चेंज आया जी 50 का चेंज आया, कितने में आया जी 100 में चेंज आया, तो ये 0.5 हो गया। तो आपका यहाँ पे एमपीएस और एमपीसी में भी रिलेशन बनता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू भी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन अभी मैं आपको आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे इक्वल होता है ये। ठीक है, तो एपीसी आपके फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, अभी मैं आगे भी लिखवा दूंगा, बट यहाँ पे आपको कितनी चीजें फॉर्मूले बता चुका हूँ। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, एएस इक्वल्स टू वाई सी प्लस एस। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपको मैंने एपीसी और एमपीसी का बताया कि सी अपॉन में वाई, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, और ऐसी एपीएस का बताया एस अपॉन में वाई, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। ठीक है जी, तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लो, ये आगे आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। अब आ जाते हैं इसके बीच में डिफरेंस में, एपीएस और एमपीएस। बट उससे पहले एक पॉइंट रह गया, एमपीसी कैन नेवर बी लेस देन 0 या नेगेटिव नहीं जा सकता। एमपीएस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमी में कोई ना कोई तो सेव करेगा यार, इतनी भी घटिया इकोनॉमी थोड़ी है, कोई ना कोई सेविंग कर लेगा, तो इससे सेविंग हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। ठीक है, अगर सोचो सब बंदे अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो तो इकोनॉमी डूब जाएगी। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। कोई दिक्कत, तो आपको अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एपीएस और एमपीएस में डिफरेंस बताओ, तो क्या लिख लोगे डेफिनेशन लिख लोगे। एस और वाई के प्रोपोर्शन रिलेशन को एपीएस कहते हैं, और चेंज इन एस और चेंज इन वाई के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे एमपीएस कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एस अपॉन में वाई फॉर्मूला बन गया, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई ये फॉर्मूला बन गया। ये इंडिविजुअल की सेविंग को दिखाता है, पर पर्सन की सेविंग को शो करता है, ये होल इकोनॉमी की सेविंग को शो करता है। ठीक है, एपीसी कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, बट एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि पूरी इकोनॉमी में हर कोई अपनी इनकम से ज्यादा सेविंग नहीं करेगा भैया, हर कोई सेविंग मतलब करेगा ही करेगा कोई ना कोई। ठीक है जी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी आप समझ सकते हो। एमपीएस 0 नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो
रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है? तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू होता है हमारा 1। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 क्यों होता है? अब देखो एपीसी की जगह हम लिख सकते हैं सी अपॉन में वाई, और एपीएस की जगह हम लिख सकते हैं एस अपॉन में वाई इक्वल्स टू 1। अब वाई से वाई नीचे सेम हो जाएगा भाई, ऊपर क्या हो जाएगा? c प्लस एस इक्वल्स टू 1। अब आपको याद होगा y इक्वल्स टू वाई का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? ए एस इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या लिखवाया था? c प्लस एस। तो यहाँ पे c प्लस एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? y, और नीचे तो है ही y, तो y से y कट गया, 1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू किसके होता है? c प्लस एस। तो हमने c प्लस एस की जगह क्या यूज कर लिया? यहाँ पे y यूज कर लिया, तो y से y कट गया, 1 इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूफ होता है कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा ये 2 मार्क्स में, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू भी क्या होता है? 1। तो एमपीसी की जगह लिख लेंगे चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई इक्वल्स टू 1। तो नीचे फिर से चेंज इन वाई आ जाएगा, ऊपर चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई, वाई से वाई कट गया, 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो भाई 1 इक्वल्स टू 1 क्या प्रूफ करता है? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना भाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल्स टू होता है चेंज इन वाई, ठीक है। चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल्स टू क्या बन गया? यहाँ पे वाई बन गया। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 है। ये सारे फॉर्मूले आप क्या कर लेंगे? नोट। क्लियर? आगे बढ़े, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। तो देखो कंजप्शन कर्व से आपको सेविंग कर्व को डिराइव करना है, या इनकम कर्व से, किसी से भी आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो इजीली, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इनकम कर्व बनाया जाता है, इनकम का ही एक पार्ट कंज्यूम किया जाता है, सबको पता है। ये इनकम है, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। जैसे जैसे इनकम बढ़ी कंजप्शन भी बढ़ा, बट उस प्रोपोर्शन में नहीं। जितना इनकम बढ़ रही है उतना कंजप्शन नहीं बढ़ता, कंजप्शन बढ़ता है बट उतना नहीं। तो ये हमारा कंजप्शन कर्व हो गया, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से। ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे y इक्वल्स टू किसके है? c। इससे पहले देखो आपका c ग्रेटर देन है y, और यहाँ पे y इज ग्रेटर देन है c से, ठीक है जी। दोनों साइड की एरर क्यों लगा दिया? देखो भाई y ग्रेटर देन c कर दो सिंपली, ठीक है। अब देखो यहीं से ही अगर नीचे लूँ मैं इसको, तो यहाँ से आप एक लाइन इधर खींच लो और एक लाइन इधर कर लो, तो ये आपका सेविंग कर्व ड्रॉ हो गया। बहुत ईजी है। पहले इनकम कर्व ड्रॉ किया, उससे कंजप्शन कर्व, और फिर यहां से नीचे लाए पॉइंट। तो जहां पे इनकम और सेविंग इक्वल्स था वहां पे तो आपका सेविंग इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। उससे पहले आपकी सेविंग नेगेटिव में है, उसके बाद सेविंग आपकी चली जाती है पॉजिटिव में, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। अगर आपसे पूछ ले कि इनकम कर्व से कंजप्शन और सेविंग कर्व को ड्रॉ करो, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और उसकी ये एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, काम खत्म। कोई दिक्कत? यहाँ पे आप लिख सकते हो ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस, एक पार्ट कंज्यूम एक पार्ट सेव। नीचे लिख लोगे आप क्या? इनकम। ये आपका डायग्राम बन करके तैयार। 3 नंबर मिल जाएंगे। ये डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन लिखने में इसको 45 डिग्री की लाइन से डिनोट कर दो, क्योंकि इकोनॉमी में जितना इनकम होती है उतना ही हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। इसको आप बड़े में भी लिख सकते हो, ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है जी। आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, आपका पूरा क्लियर है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जहां पे देखो कंजप्शन से ज्यादा, सॉरी इनकम से ज्यादा कंजप्शन होती है, इसको हम कहते हैं एपीसी इज ग्रेटर देन 1। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपीसी ग्रेटर देन 1 कहां पे होता है, इक्वल्स टू 1 कहां पे होता है, और लेस देन 1 कहां पे होता है। तो जहां पे इनकम और कंजप्शन इक्वल होते हैं वहां पे होता है एपीसी इक्वल्स टू 1, और यहां पे एपीसी इज लेस देन क्या होता है हमारा? 1 होता है। कोई दिक्कत? 1 से कम होता है वहां पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी सेविंग डिससेविंग कहां पे होगी? नेगेटिव में यहाँ पे होती है। आपकी सेविंग इक्वल्स टू 0 यहाँ पे होता है, और आपकी सेविंग पॉजिटिव में यहाँ पे होती है। एपीएस बोल सकते हो आप। एपीएस आपका नेगेटिव में, यहाँ एपीएस इक्वल्स टू 0 यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, और एपीएस आपका पॉजिटिव में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इस डायग्राम से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है जी। एज सीन इन द डायग्राम, सीसी इज द कंजप्शन कर्व, 45 डिग्री लाइन ओवाई रिप्रेजेंट द इनकम कर्व, ठीक है जी। और एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजप्शन इज
इक्वल टू दी OC। तो यहाँ पे आप अगर नाम रख दो इसको, 0 से OC हम इसको बोल रहे हैं। इट मीन्स सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम विल बी OS, यानी नेगेटिव में आपकी यहाँ पे सेविंग चली जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट S से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऊपर को जा रही है नेगेटिव y एक्सिस से, नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि ये भी y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस से सेविंग स्टार्ट हो रही है। तो एक्सप्लेन कर दो, जो जो चीज़ आपने करी है उसको एक्सप्लेन कर दो, YCS जो भी चीज़ आपने करी है। कंजप्शन कर्व CC इंटरसेक्ट इनकम कर्व एट पॉइंट E, तो इसको पॉइंट E नाम दे दिया हमने, ठीक है जी। इस E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। एट दिस पॉइंट E कंजप्शन एंड इनकम इज इक्वल्स टू, दैट मींस APC इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे आपका, ठीक है जी। एंड सेविंग इज 0, सेविंग कितनी है यहाँ पे हमारी 0 है। तो आप जो चीजें हो रही हैं वो बताते जाओ, इसके बाद आप देखोगे कि भाई सेविंग कर्व इंटरसेक्ट x axis at point R by joining the point S and R and expanding it further we get the saving curve। मतलब इन पॉइंट को अगर हम जोड़ें तो आगे हमारा क्या बन जाता है, इसमें इसको नाम दे दिया इन्होंने R, और इसको ही फर्दर एक्सपेंड करें तो ये क्या बन जाता है, हमारा सेविंग कर्व बन जाता है। कोई दिक्कत, पूरा आपका सेविंग कर्व ड्रॉ करना हमने देख लिया, इनकम और कंजप्शन कर्व से कैसे सेविंग कर्व ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको पूरी समझ आती है। बढ़ते हैं आगे, लास्ट टॉपिक पे तो नहीं है अभी हम, एक छोटा सा टॉपिक है ये, वही इन्वेस्टमेंट वाला जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इन अकॉर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। मतलब न्यू कैपिटल एसेट्स पे जो भी आप पैसा लगा रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था चेयर का, अगर मैं चेयर पे पैसा लगा रहा हूँ तो वो मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। तो एक कैपिटल फॉर्म कर रहा हूं, कैपिटल क्रिएशन को ही बेसिकली इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो कहता है यहां पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा रहा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट मोटिव के साथ की जाती है, और इनकम के लेवल के बढ़ने के साथ जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इनकम के लेवल के बढ़ने के साथ जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसे हम कहते हैं आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखो इनकम के लेवल के साथ बढ़ने के साथ जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये इनकम है, इनकम बढ़ी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल, यानी इनकम लेवल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है। इनकम के बढ़ने पे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बट जो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्री होती है कि भाई ये तो करनी है इकोनॉमी में, अब लोगों को राशन फ्री देना है तो ये तो देना ही देना है जितने भी लोग हैं, तो ये ऑटोनॉमस होती है, ठीक है जी। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच is not affected by change in the level of income and not induced solely by profit motive। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जा रही, गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों में सरकार को इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ता है, मजबूरी है, करेंगी नहीं तो फिर सरकार भी हट जाती है, आपको पता है। तो ये होती है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बट कई सारी आपने देखा ना, सरकारी स्कूलों में सरकार फ्री में बच्चों को पढ़ा रही है तो वो इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, करनी पड़ेगी। बट सरकार की कई सारी कंपनियां चल रही हैं, सेल हो गया, भेल हो गया, ये सारी कंपनियां जो चल रही हैं सरकार की प्रॉफिट मोटिव से चल रही है, अगर लाभ होगा तो सरकार और इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के, ठीक है। टॉपिक तो एक आध और भी थे, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक्स एंटी सेविंग, एक्सपोर्ट सेविंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर की थ्योरी में बता दूंगा, क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, आपको भी मजा नहीं आएगा। लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अगर आप अपनी लाइफ में कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सारी चीजें जरूर देखना, तभी इन्वेस्टमेंट करना। तो ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई वैसा बंदा भी देख रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, ठीक है जी। तो देखो अकॉर्डिंग टू द केंज, अब एक बंदा है प्रोफेसर लॉर्ड केंज जिसने हमें एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी दी, ठीक है जी। तो प्रोफेसर लॉर्ड केंज ने कहा कि द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट that is private investment depends upon two factors, that is marginal efficiency of investment और rate of interest। दो चीजों पे डिपेंड करती है हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये प्रोफेसर लॉर्ड केंज है, ये कौन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्यों हमने एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। जब हम एग्रीगेट डिमांड वाला बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी तो हम उसके एकदम बेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब थ्योरी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो वहां पे केंजियन के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको दो चीजों को सोचना जरूरी है,
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों का क्या रिलेशन है? सबसे पहले मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट समझे। MEI क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, मतलब जो आपको इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलने वाला है उसे बोला जाता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी मैं कहीं पैसा लगा रहा हूं, उससे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो वो रिटर्न कितना मिल रहा है ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। और ये रिटर्न कैसे निकाला जाता है? इसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक होती है सप्लाई प्राइस, सबसे पहले चाहिए होती है क्या इसमें? सप्लाई प्राइस। क्या है सप्लाई प्राइस? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट। मतलब आप कोई चीज नहीं खरीद रहे हो, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपने एक मशीन खरीदी, तो वो मशीन कितने की है, उस मशीन के प्राइस को सप्लाई प्राइस के नाम से जाना जाता है। मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए की, तो कहता है इट इज द प्राइस एट विच द न्यू कैपिटल एसेट्स कैन बी रिप्लेस्ड। फॉर एग्जांपल, इफ अ मशीन इज ऑफ 10,000 इज रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन, मतलब कोई पुरानी मशीन थी, मैं नई मशीन ले आया, कितने रुपए की? 10,000 रुपए। यानी मेरी जेब से 10,000 रुपए चला गया है, ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। कहता है देन ₹10,000 इज सप्लाई प्राइस। 10,000 क्या है जी? एक सप्लाई प्राइस है, ठीक है। अब दूसरा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब आपने 10,000 रुपए सप्लाई प्राइस लगा तो दिए, अब उससे रिटर्न कितना मिल रहा है? अब 10,000 रुपए लगा करके, मान लो आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा दूं सीधा, कि एग्जांपल में आपको बता रहा है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे 1,200 रुपए। आप पर डे उससे 1,200 रुपए कमाने वाले हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 1,200 है, और उसको चलाने वालाने का जो खर्चा मान लो सब चीज, तो वो है 200 रुपए। यानी आपको यहाँ पे पर डे का 1,000 रुपए बन जाएगा। उसके एक्सपेक्टेड यील्ड, प्रोस्पेक्टिव यील्ड है जो आपके, वो है 1,000 रुपए। आपने लगाए कितने पैसे? 10,000 रुपए, रिटर्न मिले 1,200, 200 रुपए एक्सपेंस काट लिया, तो आपको प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला 1,000। अब 1,000 को देखो जी, समझो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा आपका, जितना आपने 1,000 रुपए कमाया है, ठीक है जी, और कितने रुपए लगाए थे? 10,000 गुणा में आपका इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 0 कट गया, ये आपका आ गया परसेंटेज 10%। यानी हमें कितना रिटर्न मिल रहा है? 10%। अगर मैं वही बैंक में FD कराता तो मुझे कितना रिटर्न मिलता? 1%, 2%, बट यहां से कितना रिटर्न मिल रहा है? 10%। यानी ये फायदे का सौदा है। आप अपने पैसे को बैंक में ना रखें, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट रिस्क है, बिजनेस करने का रिस्क है, बट सोच समझ के कि भाई मैं किसी चीज पे पैसा लगा रहा हूं, सब चीज कैलकुलेट कर कुरा के आप रिटर्न देख सकते हैं, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो 10% रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, और कुछ लोगों को इससे ज्यादा मिलता हो कहीं, तो वो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे आपका कैसा रिलेशन है जी? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, पैसा निकाल सकेंगे इजीली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। देयर इज एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशन है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज्यादा लेगा तो मैं कहां से क्यों लूंगा भाई बैंक से पैसा? तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कम होगा इकोनॉमी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशन है। ये दो चीजें देख करके हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी टॉपिक को कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। शायद ये क्वेश्चन बन सके, वैसे रेयर है बट चांसेस हैं, बट नॉलेज के लिए अपनी लाइफ में अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट करो तो ये चीजें सोच लेना, ठीक है जी। तो आपके एग्रीगेट डिमांड के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। छोटा सा टॉपिक रह गया एक्स एंटी सेविंग, एक्सपोर्ट सेविंग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कहीं बीच में बता दूंगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी। ये वीडियो जैसे आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी, नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही आपका पूरा जो इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट और इनकम का डिटर्मिनेशन है वो वहां पे आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बाय बाय।